ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हुसन अब्बासी। तो आज हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया क्राइसिस, लेसन फॉर अदर कंट्रीज, स्पेशल फॉर पाकिस्तान, स्पेशल फॉर अदर डेवलपिंग कंट्री, फॉर अदर पावर्स के। यूक्रेन और रशिया की जो वार है वो लेसन है सब कंट्रीज़ के लिए। वो क्या लर्न कर सकती है, वो क्या जो है इससे सीख सकती है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। क्योंकि ये जो वार है 21 सेंचुरी में अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मेच्योरिटी लोगों में, इतनी लोगों कंट्रीज़ में इतनी मेच्योरिटी, और उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इंटरडिपेंडेंसी थी कि वार होना एक बड़ा एक शॉकिंग है सबके लिए। क्यों वार होना एक इतनी बड़ी वर्ल्ड में, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतने बड़े वेपन्स, हैवी वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, heavy weapons, nuclear weapons, and different types of weapons के कंट्रीज़ के पास है। और रशिया एक ग्रेट कंट्री है। रशिया एक सुपर पावर है वेपन्स के हिसाब से। उनके पास जो टैंकें हैं, उनके पास जो हथियार हैं, उनके पास जो मिसाइल हैं, जिनको कन्वेंशनल वेपन्स, नॉन कन्वेंशनल वेपन उनके पास दुनिया के बेहतरीन मौजूद हैं। उसमें वार होना एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मैं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा, कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर को के इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ी जो ट्रेजिडी बन गई है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आईआर स्टूडेंट, आईआर के मैं आज उस पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट में इसको डिफ़ाइन करने की बात करूँगा कि थ्योरीज क्या कहती है इंटरनेशनल रिलेशन की। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन एक मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो अप्लाई होती हैं, कि रियलिज़म, लिबरलिज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म, मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म, बहुत थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। को हम बेसिकली थ्योरीज जो अप्लाई करते हैं, एक लेंस होता है कि हम भाई एक चीज़ हो रही है, एक चीज़ होने वाली है, एक चीज़ क्या होगी। बेसिकली फ्यूचर पे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले इतना नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है इस पे वो नहीं कहता। इवेंट जब चला जाता है, कोई मतलब कोई पास में इवेंट चला जाता है, फिर उस पे हम एनालाइज करते हैं, वो थ्योरीज को अप्लाई करते हैं, एक लेंस पहनते हैं। थ्योरीज एक लेंस होता है। तो हम जब ग्लासेस पहनते हैं ना, तो हम दुनिया को देखते हैं, भाई दुनिया वो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू माई इंटेलेक्चुअलिटी। तो हम उसको उस लेंस से देखते हैं। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन को ना, क्योंकि एक मिलिट्री यूज़ हुई है, एग्रेशन यूज़ रशिया ने यूक्रेन पे किया है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, एक बड़े कंट्रीज़ जो यूरोप का एक बड़ा कंट्री है, जोग्राफिकल उसकी अहमियत है, और जोग्राफिकल बड़े में बड़ा कंट्री यूरोप में है। और तो पहले हम हिस्टोरिकल बात करें कि यूरोपीय पहले जो यूक्रेन था वो रशिया का पार्ट था। 1991 में वो आज़ाद हुआ रशिया से। फिर मसला जो शुरू होता है 2014 के बाद होता है, वो एक मसला था कि भाई रशिया प्रो रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन में आए हुए थे। तो प्रो रशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उनमें मुख्तलिफ उन्होंने पैकेजेस का ऐलान किया। तो उसको रशिया ने पैकेजेस का ऐलान किया, तो उसको काउंटर करने के लिए वेस्ट ने कहा कि क्योंकि उनकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हर रीजन में क्या होता है कि यूएस और रशिया, चाइना एक दूसरे को काउंटर करने के लिए एक चीज़ें बनाती हैं। तो यूएस ने काउंटर करने के लिए उनको कहा, और यूरोप ने कहा कि भाई हम आपको देते हैं, अच्छी ऑफर्स देते हैं, आप उनको छोड़ें, रशिया को छोड़ दें। फिर उसकी वजह से अनरेस्ट पैदा हो गया। क्योंकि यूक्रेनियन जो है ना, यूक्रेन में जो है में तकरीबन रशियन लैंग्वेज बोलने वाले भी, प्रो रशियन भी रहते हैं। तो उसमें तो उसके बाद ये मसला बन गया, तो रिजीम चेंज हो गई, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए प्रो रशियन प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़। तो वो रशिया भाग गए। फिर उसके बाद प्रो
वेस बंद आ गया। तो उसके बाद बहुत बड़ा उनका मसला आपस में चला, और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं कि जिसमें प्रो रशियन रहते हैं, जिसमें रशिया का असर भी है। तो उसका कहने का मतलब कि उसके बाद जो इनका टेंशन चलता है, क्राइमिया एक जो रशिया ने इन्विजन करके रशिया ने जो एनेक्स कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये मसला शुरू होता है, उसमें वेस्ट भी आ जाता है, उसमें यूरोप भी आ जाता है। उसके बाद यूक्रेन चाह रहा था कि हम नेटो का पार्ट बन जाए, रशिया चाहता कि भाई इतने छोटे छोटे कंट्रीज, लाइक नेटो का आर्टिकल 5 का मतलब है अगर आप किसी कंट्रीज के खिलाफ, किसी भी नेटो कंट्रीज के खिलाफ एग्रेशन दिखाते, इट्स कंसिडर्ड फॉर होल, कंसिडर होल एग्रेशन फॉर ऑल कंट्रीज। लाइक मतलब कि आप किसी भी नेटो कंट्रीज के खिलाफ आप एग्रेशन कोई दिखाता है तो कंसीडर किया जाएगा हो, मतलब सब कंट्रीज़ के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये रशिया चाहता था कि भाई मेरी डिफरेंसेस है, मेरी इश्यूज़ हैं रशिया यूक्रेन के साथ, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम मैं कैसे ये कर सकता हूँ। वैसे तो क्राइमिया जो है वो एनेक्स कर लिया रशिया ने। फिर उसके बाद रशिया जी जिसको हम G8 कहते थे, तो वो उसको रशिया ने लेफ्ट कर दिया, वेस्ट ने उनको निकाल दिया। तो G7 जिसको कहते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकल बड़े कंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद ये मसला चला आ रहा है। उसके बाद मतलब फाइनलाइज था कि यूक्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ NATO, and it's not a easy process if you want to join NATO, if you want to part of European Union. It's a very difficult task, it's a very lengthy process if you want to part of NATO, like these types of alliances, these types of grouping. It's very difficult to join it now. तो मतलब आप इस चीज़ को हम देखते हैं कि इसको इसकी थ्योरी से अप्लाई होती है, रियलिस्टिक थ्योरी अप्लाई होती है। क्योंकि रियलिज़म वालों का जो उनका जो एक क्या कहते हैं, रियलिज़म वालों का जो अप्रोच है, उनकी थिंकिंग है कि बे रियलिज़म जो है स्टेट वर्क ओनली इंक्रीज देयर ओन पावर। एंड इसको इस सारे सिस्टम को न्यू रियलिज़म जो डिफ़ाइन करता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता है कि मुख्तलिफ उन्होंने असम्पशन दी हुई हैं कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम जो है कि आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं, इतना आपको इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको कंट्री जो कोई आपके खिलाफ एग्रेशन ना दिखाएं। हम जो कहते थे भाई न्यूक्लियर वेपन किसी काम के हैं, ये न्यूक्लियर वेपन किस काम के है, वो किस काम के, नो, इट्स योर नीड, यू इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, इफ़ यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये नार्किक वर्ड है ना, सेंटर अथॉरिटी तो नहीं है। अभी जो अटैक हुआ रशिया यूरोपियन यूनियन में, तो क्या हुआ, कोई आया? कुछ कोई भी नहीं आया। जस्ट आपको सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल से सपोर्ट सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कर सकते हैं, मगर आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। तो कहने का मतलब न्यू रियलिज्म की जो अप्रोचेस है ना, वो कहती हैं कि अप्रोचेस जो है ना कि अनार्की एंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको मैं थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ जो सिस्टम है ना इंटरनेशनल, वो नारिक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दुनिया में कोई जो लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इतनी फंक्शनल नहीं है, वो इतनी इंडिपेंडेंट जो डिसीजन नहीं देती। तो एंड दूसरा है कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी डायलामा। एंड ये न्यू रियलिज्म डिफाइन करती है कि कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी डायलामा। सिक्योरिटी डायलामा कैसे है कि भाई जैसे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलामा इंडिया की वजह से, अगर इंडिया कुछ S-400 सिस्टम ले रहा है तो पाकिस्तान के लिए क्या है, सिक्योरिटी डायलामा है, ठीक है। और कैपेबिलिटी कि आपके पास कितनी ताकत है, क्या एहलियत है आपके पास, क्या एक्वायर कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ को पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब
पावर मुख्तलिफ तरफ से मुख्तलिफ लोगों के पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, लाइक एक कैबिनेट है, उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब ये एक मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पावर्स होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर, उनके पास सिर्फ इख्तियारात नहीं होंगे, वो तो लीड करते रहेंगे, जैसे यूएसए सुपर पावर है, मगर दूसरे भी कंट्री एक इस सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पावर दे। पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब सिस्टम कौन सा है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है। यूनिपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी मतलब एक ही सुपर पावर, सोल सुपर पावर। बाईपोलैरिटी मतलब दो कंट्रीज जो सुपर पावर हो, और मल्टीपोलैरिटी में मुख्तलिफ, ये जो दौर है, ये जो कंट्रीज है, मुख्तलिफ कंट्रीज एमर्जिंग हो गए हैं। सिर्फ यूएस जो है एक सोल सुपर पावर नहीं है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, दूसरे कंट्रीज़ का भी रोल है। और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की भाई हर कोई अपने लिए जीता है। इधर जो हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में हम देखें कि हर कोई अपने लिए जीता है, सही है। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब कि आप बैलेंस कर रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलिट्री में आप किसी कंट्रीज के बराबर जो है ना, उसके बराबर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। ये सारा जो सिस्टम है, ये जो सारा चीज़ें जो होती है, यूज़ होती है, ये रियलिज़म जो है ना, इस पे हम अप्लाई करते हैं कि भाई देखें, सेंट्रल प्रोपोजिशंस जो हैं, उनकी रियलिज़म की जो है जो है वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल ग्रुपिज्म एंड ईगोइज्म दूसरा, तीसरा इंटरनेशनल मोनार्की, ये फोर्थ पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स। ये फोर जो है ना रियलिस्टिक ये अप्रोचेस हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये कुछ हो रहा है। तो उसकी असम्पशंस भी हैं, दो असम्पशंस हैं रियलिज्म से जो ड्राइव्स हुई हैं, जो थ्योरी से ड्राइव्स हुई हैं। एक हुई है क्लासिकल रियलिज्म और दूसरी हुई है न्यू रियलिज्म, ठीक है। क्लासिकल रियलिज्म जो है ना, वो फोकस करती है ह्यूमन की नेचर पे, ह्यूमन की नेचर पे करती है। वो क्या कहते हैं कि पीपल जो है ना, बंदा जो है ना, बंदे जो है ना, वो उसकी उसमें सेल्फिशम पाई जाती है। इंसान सेल्फिश तो है, नेचुरली सेल्फिश है, लिबरल भी है वो, उसको मतलब उनकी अपनी अपनी, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है। सेल्फिश है, कॉम्पिटिटिव है, ईगोइज्म है। ये तीन चार चीज़ें इंसान की नेचर में पाई जाती है। एक सेल्फिशम, कॉम्पिटिटिव एंड ईगोइज्म, ये इंसान की नेचर से, ये कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म। और न्यू रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो जो है वो फोकस करते हैं इंटरनेशनल अनार्की पे, इंटरनेशनल सिस्टम पे। ये कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है, इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा, इसलिए कंट्रीज जो है ना जो ये सारी चीज़ें करती हैं, एग्रेशन दिखाती हैं, वेपन्स बनाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं। ये जो दो चीज़ें थी, रियलिज़म की असम्पशन, न्यू रियलिज़म एंड क्लासिकल रियलिज़म, ये चीज़ एक चीज़ करता है इंसान की नेचर पे, और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम पे करती है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना वो अनार्की है। तो ये क्लासिकल रियलिज़म मुख्तलिफ रियलिज़म जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताता है, मुख्तलिफ चीज़ें को डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। और मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं उनके, मिकावाली है उसके रियलिस्टिक के, थॉमस हॉब्स हैं जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, हानस मोगंथो है वो भी क्लासिकल रियलिस्ट है, और केनेथ वाल्ड हैं वो न्यू रियलिस्टिक है, न्यू रियलिस्टिक अप्रोच को वो डिफ़ाइन करता है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द रियलिज्म। एक स्टेटिज्म वो डिफ़ाइन करता है, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इज़ अ सेंटर उसका रोल है, मेन जो फोकस है वो स्टेट पे। स्टेट इज़ अ रेशनल एक्टर, सर्वाइवल, दूसरा है सर्वाइवल, क्लासिकल रियलिज्म पावर एंड इन इट सेल्फ
कि भाई सर्वाइवल के लिए ना आपको कुछ करना होगा। सर्वाइव करने के लिए इस इंटरनेशनल अनार्किक में, इंटरनेशनल जिधर कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं है, उसमें सर्वाइव कैसे करना है। आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर पावर एंड सेल्फ हेल्प। नो वन कैन कि आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। सेल्फ हेल्प करनी है। इस दौर में देखें, भाई भाई से जुदा हो जाता है, भाई किसी को हेल्प नहीं करता, हर कोई अपने में मतलब डूबा हुआ है। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में आपको सेल्फ कुछ करना है, सेल्फ आपको कुछ दिखाना है, कुछ खुद को खुद ही सपोर्ट करना है। आप किसी और पे नहीं कर सकते भाई ये मुझे बचाने आएगा। तो ये तीन जो थे सेल्फ एलिमेंट्स ऑफ द रियलिज्म थे। और एक दूसरे दो चीज़ें हैं जो अहम, बहुत चीज़ें अहम हैं, वो हैं ने वो डिफाइन करने के ओरिएंटेशंस ऑफ द रियलिज्म। एक है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब यह है कि आप इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना एग्रेसिव आप मतलब किसी पे भी कंट्रीज पे अटैक कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द अटैकर्स, पोटेंशियल ऑफ द अटैक्स, पोटेंशियल ऑफ द कि आपके पास पोटेंशियल है, आप किसी पे अटैक कर रहे हैं, ऑफेंस दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं। आप किसी के खिलाफ जो एग्रेशन दिखाते हैं उसको हम ऑफेंसिव कहते हैं, रियलिस्टिक ऑफेंस कहते हैं। और डिफेंस मतलब आप किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, किसी को मतलब डिफेंस कह रहे हैं, कोई एक खतरा आ रहा है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं डिफेंसिव। एक ऑफेंसिव हो गया, डिफेंसिव हो गया। ये दोनों चीज़ें हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी बनाता है, डिफेंसिव चीज़ें लेता है, डिफेंसिव स्टडी बनाता है, डिफेंसिव वेपन्स खरीदता है। इंडिया क्या होता है, ऑफेंसिव करता है। वो क्या कहता है पाकिस्तान से हमें खतरा है, चाइना से हमें खतरा है। इंडिया की हमेशा डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी होती है। ये है सारा होल इस रियलिज़म की अप्रोच पे। रियलिज़म जो ये जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तो मैं फाइनली कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो ये वर्ड जो है ना, एक अनार्क वर्ड है, और आप इस पे खुद भी सर्च कर सकते हैं कैसे इस पे कोई कंट्री आया। हम ना प्रोग्रेस पे क्रिटिकल थिंकिंग में करता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग इस मैं करने की कोशिश करता हूँ। कोई कंट्रीज आया उनको हेल्प करने के लिए, नो वन। आपको पॉलिटिकल सपोर्ट कर सकते हैं, यूएन में सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया चाइना रशिया के खिलाफ सेक्शन लगा सकते हैं, रशिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, आइसोलेशन उनको कर सकते हैं, आप उनमें मुख्तलिफ सेक्शन लगा सकते हैं, आप उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, उनके खिलाफ वेपन्स दे सकते हैं आप। तो आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, खुद को आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में। ये कहते हैं ना भाई, इस दुनिया में जीने के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, खुद को कुछ हासिल करने के लिए। तो इस वर्ड में भी जो अनार्की वर्ड में कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा, आपको खुद को लड़ना है, आपको खुद को इतना अजीम बनाना है कि आपको कोई कोई गंदी आंखों से आपको ना देख सके। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, आप अपने आप को इतना मजबूत बनाए। कोई आप किसी के अगर यूक्रेन के पास वेपन्स होते ना, न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया कभी भी एग्रेशन ना दिखाता, रशिया कभी भी अटैक ना करता। अगर उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस वेपन्स होते हैं, उनके पास थे मगर इतने जितने न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के पास होते हैं, वो इतने कैपेबल, रिलायबल एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि रशिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को वो बीट कर सकें। थैंक यू। तो हमें भी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है पाकिस्तान की, मगर नीड है मोर। जैसे कि इंडिया का भरमूस मिसाइल है पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर सका। तो पाकिस्तान नीड टू एक्वायरिंग द मोस्ट एडवांस वेपन फ्रॉम अदर कंट्रीज, एक्वायरिंग, बाइंग एंड एक्सेस। एंड पाकिस्तान नीड टू मेक ऑन पाकिस्तान मेक अ प्रायोरिटाइज टू मेक their own टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान बनाता है, मगर
पाकिस्तान को नीड है बनाने की। वो दूसरी सूरत में जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आप राफेल भी बाय कर सकते हैं, S35 भी कर सकते हैं, SU-35 भी कर सकते हैं, J10 भी कर सकते हैं, J20 भी कर सकते हैं। आप F4 सिस्टम भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इंडिया रशिया के SU-57 भी ले सकते हैं, एडवांस मेरीन सबमरीन भी ले सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी होगी, जब आपकी इंटर जो है फॉरेन पॉलिसी होगी, जब आपकी आप स्ट्रॉन्ग होगे, जब आपकी यूथ जो अवेयरनेसेस होगी कि भाई यूथ मुल्क के लिए कुछ कर रही है, मुल्क के लिए कुछ काम कर रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हम दुआ करते हैं कि यूक्रेन रशिया की जो वार है वो रशिया ज़ेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनको बात समझ आ जाए कि भाई हमने जो ट्रस्ट किया नेटो पे और दूसरे कंट्रीज़ पे कि मुझे हेल्प करने आएंगे, तो वो समझ जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि दोनों रशिया जो गारंटी जो मांग रहा है उनसे तो वो भी दें उनको। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वार जो होती है वो ह्यूमैनिटीज़ के जो है उसमें हार ही हार होती है, जीत किसी की भी नहीं होती। तो हमें दुआ गो हैं, हम चाहते हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि इनका हल मसला हल हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।